हेलो गाइस, कैट 2021 का पेपर या आंसर की आउट हो चुकी है। आप लोग सब शायद अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर चुके होंगे और ये जानने की उत्सुकता बहुत हो रही होगी कि मेरे पास में कैट में कितने परसेंटाइल आए और कौन कौन से कॉलेज को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग की जाए तो नीचे दिए गए लिंक से आप अपना एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ। मेरा नाम है जितेश गुप्ता। मैं पिछले 15 साल से कैट की ट्रेनिंग करा रहा हूँ और आई हैव मेड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स टू रीच देयर ड्रीम कॉलेज इन लास्ट 15 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कैट 2021 के पेपर की। तो ये जो मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ ये कैट 2021 का स्लॉट 1 है और इस स्लॉट 1 के अंदर कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, जिसमें ये बोला जा रहा है कि दिस हैज टू बी लेस देन 0। So if you know my logic of solving this question is very easy. You can attempt this question by two methods. The first is your normal method, and in normal method you have to factorize them and use the wavy curve method. But according to me, what should you do? Look at the options and find the difference between the options out of these 4. So if I look at the options over here, 0 is accepted, and over here also 0 is accepted. So if I check for 0, this whole equation will become minus 15 by minus 18. So if I am looking at minus 15 by minus 18, this is a positive information. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होके मेरी पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो 0 डालने से मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सी मतलब डी और बी मेरे आंसर्स नहीं हो सकते हैं। पहली चीज ऑप्शन में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करी मैंने कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो 0 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन 0 बी में भी है और डी में भी है। तो बी में 0 डालने से आंसर नहीं आना नहीं चाहिए क्योंकि 0 इज नॉट सूटेबल फॉर माई इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, -5 से -2 और x इज लेस देन -5। तो इफ आई पुट अ वैल्यू बिटवीन -5 से -2, इसमें एक्सेप्टेबल है, इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ -3, तो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है -3 का स्क्वायर इज 9 -6 -15 एंड दैट डिवाइडेड बाय अगेन 9 -21 or -18. This will become +21. So this is what -6 and -15 is -21. -21 plus 9 is -12 and that divided by 21 plus 9 is 30. 30 minus 12 is +12. So this is 1. So this is negative -1. So -3 मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी थी? -3, वो मुझे सेटिस्फाई कर रही है और -3 a में सेटिस्फाई आ रही है और इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो c भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? a। देखिए इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, मेरी टेक्निक या जो मेरी ट्रिक है वो इतनी सी बोलती है, आप ऑप्शन को जज करो, जो डिफरेंस है उन्हें पुट करो, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आपका आंसर है और अगर वो दूसरे में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो नहीं है। पर ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 3 और 9 और यहाँ पे भी मान लीजिए 3 और 9 दिया है तो आप 4 डाल दो। तो अगर आप दोनों के लिए 4 डालोगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फैक्ट्री है या कौन सा ऑप्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट मॉड्यूलस। द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस इन विच यू हैव टू कंपेयर 3 इनइक्वालिटीज। तो डेफिनेटली यू विल गेट नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन फॉर इट। तो मैं पहली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करता हूँ, दैट इज फ्रॉम 20। तो मैं पहली इनइक्वालिटी ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि 20 से स्टार्ट हो रही है। तो 20 से स्टार्ट होकर वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। Now second inequality I'll draw with the help of a green pen and in this I'll draw with the going from 60. तो मैं 60 वाली inequality draw कर रहा हूँ, वो ऐसे जाएगी और वो ऐसे जाएगी। And then I am drawing the inequality from 100. तो जो 100 वाली inequality है मैं draw कर देता हूँ। I am using the third color. I am using a maroon color. So it will go like this. Now what is the requirement for me if I compare the first two condition कि 60 वाली मुझे छोटी चाहिए और 100 वाली मुझे बड़ी चाहिए। तो 60 वाली ग्रीन लाइन बड़ी नहीं होना चाहिए, 100 वाली बड़ी होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा तो पर्पल लाइन कहाँ बड़ी आ रही है ग्रीन से वो मुझे देखना है। तो इस पॉइंट से ये जो सेंटर पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यूज पर्पल की बड़ी होगी और ग्रीन की छोटी होगी, आप कहीं पे भी चली जाइए। तो इन दोनों का जो कंडीशन आती है वो आती है -∞ से इंटरसेक्शन तक। इंटरसेक्शन क्या होगा? द मिडिल वैल्यू ऑफ 60 एंड 100। तो दैट इज गोइंग टू बी -∞ से लेके 80 तक। तो पहले दो के लिए जो कंडीशन आई है वो कितनी आई है? -∞ से लेके 80 तक। अब मैं निकालता हूँ सेकेंड और थर्ड। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्पल एंड रेड। ये पर्पल और रेड जहाँ पे टकरा रहे हैं वो ये है। तो 100 मेरे को वाला जो लाइन है वो छोटा चाहिए, तो ये 100 वाली लाइन मुझे क्या चाहिए? छोटी चाहिए। तो अगर ये रेड वाली लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये छोटी आएगी। तो इसके इंटरसेक्शन वैल्यू से, दैट इज द इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ 20 एंड 100, इसके इंटरसेक्शन वैल्यू से सारी वैल्यू आगे तक।
तो इसका इंटरसेक्शन वैल्यू कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 120 का मिडिल वैल्यू आएगा 60। तो 60 से आगे तक की सारी वैल्यू मेरा सोल्यूशन होगी। तो डेफिनेटली माय सेकेंड आंसर पॉसिबल इज 60 to 80। तो 60 से 80 सारी वैल्यूज पॉसिबल है। सर्कल ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है। एंड इफ आई नॉट टॉक अबाउट 60 to 20, 20 वाली बड़ी चाहिए और 60 वाली छोटी चाहिए। तो 20 वाली मुझे क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। तो 20 वाली बड़ी मेरी यहीं से आ रही है केवल, इसके आगे वाली वैल्यूज में। तो 40 से लेके इन्फिनिटी तक सारी जगह मेरी 20 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो लास्ट से मेरा सोल्यूशन आ रहा है 40 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अल्टीमेटली इन तीनों में अगर मैं कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूं और नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो पहली लाइन जो मेरी बन रही है वो बन रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके 80 तक। दूसरी लाइन जो बन रही है मेरी बन रही है 60 से लेके 80 तक। और तीसरी लाइन जो मेरी बन रही है वो बन रही है 40 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इन तीनों में कॉमन केवल यही तीन वैल्यू आएंगे, दैट इज फ्रॉम 60 से 80 तक की। तो 60 से 80 तक आएगी, लेकिन 60 भी इंक्लूसिव नहीं है और 80 भी इंक्लूसिव नहीं है। तो इसीलिए देयर आर ओनली 19 सोल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस। तो इफ यू नो द ग्राफ, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। आपको केवल समझ में आना चाहिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मैंने दो इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करे, उनके सोल्यूशंस निकाले और फिर कॉमन रेंज निकाल दी, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन पूछा था। इसलिए बस काउंटिंग में ध्यान रखना है कि 60 और 80 इंक्लूसिव नहीं है। तो 60 और 80 इंक्लूसिव नहीं है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिकल चॉकलेट पीस ऑफ सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ टू साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज। दो बॉक्स है हमारे पास में, एक स्मॉल बॉक्स है और एक हमारा लार्ज बॉक्स है, ऐसा ये बोल रहे हैं। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस। अगर इसकी प्राइस 200 है तो स्मॉल बॉक्स की प्राइस कितनी है, 100 है। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस। यहाँ पे अगर हम 100 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम कितने में बेच रहे हैं, 88 में बेच रहे हैं। अब उन्हें पूछा है then the small box, then the percentage by which the weight in the chocolate in the large box exceed that in the small box। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो this is my cost and this is my price, तो might be the weight will be, the weight sold in the box will be price total cost upon price। रेशो की बात है इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया है। तो 100/100 यहाँ पे वेट कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। और यहाँ पे इफ आई हैव तो 200 बाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 88 करूँगा। 200 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स और 88 इज द प्राइस पर ग्राम। तो 200/88 द वैल्यू विल बिकम 2.27 अप्रोक्सीमेटली। द वैल्यू विच यू विल हैव इज 2.27। तो इनिशियली मेरे बॉक्स में अगर 1 ग्राम था तो बड़े वाले बॉक्स में मेरा कितना आ गया, 2.27 ग्राम्स। कैलकुलेशन करने के लिए यू कैन यूज द कैलकुलेटर, बिकॉज सम टाइम कैलकुलेटर इज एप्लीकेबल, मतलब यू कैन यूज इट। तो you have to divide just 200/88, that is 2.27. So my increase would be of directly 127%. 1 से मेरा वेट डायरेक्ट कितना हो गया है, 2.27, तो increase would be of 127%. Now we'll move to the next question. This is the third question which we have solved. Now we are going to move to the fourth question. Log, not a very difficult question, very easy question. Try to understand, थोड़ी सी मेहनत। लॉग ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें आपको उतरना पड़ता है, बगैर उतरे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। यू हैव टू टेक द चैलेंज टू एक्चुअली, यू शुड हैव द गट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आप में सॉल्व करने का अटेम्प्ट करने का गट्स आ गए तो आप कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरा लॉजिक ये बोलता है सबसे पहले कि इसमें से लॉग हटाने की कोशिश करेंगे हम। क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लॉग। इफ यू कैन रिमूव द लॉग यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी वेरी फास्ट। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म है हमारे पास बगैर लॉग के, इसको भी लॉग में ले आते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं लॉग 10 to the base 10 और यहाँ पे 5। Now this is in log, this is in log and this is also in log. Log क्या बोलता है, कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, तो this will become 10 to the power 5। ये प्लस में है, ये आगे आ जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इनका कोफिशिएंट ऊपर है, ये ऊपर आ गया, एंड दैट इज डिवाइडेड, दिस इज इन माइनस, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और ये टोटल बाहर क्या आ जाएगा, इसमें लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग है ही, तो ये लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है। नाउ इफ यू हैव कैंसिल लॉग से लॉग, अब बचा हुआ ये जो है आपका, इसको आप लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो आपका ये रूट 1 प्लस एक्स से रूट प्लस 1 प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया है। नाउ यू कैन गो लाइक दिस कि दिस इज गोइंग टू बी इन दिस, अंडर रूट हटा देता हूँ इसका, तो दिस विल बिकम पावर 2, ये अंडर रूट हट गया, इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया है। होल स्क्वायर में अगर मैं रूट का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5/2। तो माई नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस इज 10 की पावर 5
और 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू 1। मुझे वैल्यू 100x की निकालनी है, कुछ कोशिश करता हूँ मैं कुछ करने की, तो पहले दोनों की पावर 1 करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 1 है। तो फिफ्थ रूट निकाल देता हूँ पूरी इक्वेशन का। क्या कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ रूट निकाल रहा हूँ पूरी इक्वेशन का। तो इट विल बिकम 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1। अभी भी इक्वल्स टू में 1 है, x की पावर 1 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायर कर देना चाहिए। सो दिस विल बिकम 100 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू स्टिल 1, still it is what, 1. If I multiply now, so it is 100 minus 100x is equals to 1. So if I reciprocate, I'll get 100x is equals to what, 99. And look at the beauty of the question, they have asked you the value of 100x only. They have asked you the value of 100x only. So your answer will be 99. देखिए लॉग के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आपको केवल ये अंडरस्टैंडिंग और ये कॉन्फिडेंस दिमाग में रखना है कि लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। Let's do the fifth question now. This is a simple question based on linear equation. But let's read the question first. A basket of 2 apple, 4 oranges and 6 mango costs same as the basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mango. Or a basket of 8 oranges and 7 mango. Then the number of mangoes in a basket of a mangoes that has the same cost as the other. मतलब अल्टीमेटली मुझे सारी कॉस्ट को निकाल के मैंगो में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में। अगर मैं मैंगो में कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। पहली इक्वेशन दी है 2 apple is equals to 4 oranges, sorry 2 apple plus 4 oranges plus 6 mango is equal to 1 apple plus 4 oranges plus 8 mangoes। तो पहली इक्वेशन से मुझे समझ में आया कि अगर मैं 4 ऑरेंज से 4 ऑरेंज कैंसिल कर देता हूँ तो 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2 मैंगोज। ये मेरी क्लैरिटी आ गई। तो मैंने एप्पल को तो यहाँ पे जो 2 एप्पल है इसको मैं लिख सकता हूँ कितने, 4 मैंगो। कॉस्ट यही पूछिए कि मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल 4 और 6 10 तो हो ही गया मेरा। तो 4 ऑरेंज की कॉस्ट अगर मैं मैंगो में और निकाल लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आखिरी में मेरे को केवल ऑरेंज और मैंगो दिए हैं, मैं इस एक एप्पल को भी क्या करता हूँ यहाँ पे 2 मैंगो के बराबर रख देता हूँ। तो माई इक्वेशन इज 2 मैंगो प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 8 मैंगो एंड दैट इज इक्वल टू 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगो। तो ये 4 ऑरेंज उधर जाके जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ऑरेंज, 8 हो तो 10, उसमें से गए तो क्या आ जाएगा 3 मैंगो इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑरेंजेस। नाउ दिस इज द इक्वेशन। तो ये 4 ऑरेंज मेरे कितने के बराबर हो गए, 3 मैंगो के, और 6 मैंगो मेरे पास बास्केट में ऑलरेडी है ही। तो अल्टीमेटली मेरी बास्केट में कितने मैंगो हैं, 6 और 3 9 और 4 13। तो आई हैव हाउ मेनी ऑरेंजेस मैंगोज इन माई बास्केट विद द सेम कॉस्ट, तो आई कैन हैव 13 मैंगो इन माई बास्केट। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of a regular hexagon is equal to area of an equilateral triangle of side 12. Let's just recall what is the area of a regular hexagon. It is 6 times √3/4 side का square, and this is equal to what? This is equal to √3/4 into 12 का square. That is the area of a equilateral triangle. So if I cancel out √3/4, this is cancelled. This is 12 square. It is nothing but 12 into 12. एक 6 काट दूंगा यहाँ से तो यहाँ पे आएगा 2, तो 12 2 24, तो a की वैल्यू आ जाएगी √24 and that is equal to a is equals to 2√6. So the side of the hexagon is going to be 2√6. One of the most easiest question from mensuration. Anybody or everybody should attempt it. Now I'll move to the next question. 7th. Onions are sold for 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25, 25 and 50 rupees per kg respectively. A family spent fixed amount. The keyword over here is this fixed amount. आप fixed amount के ऊपर ध्यान दें. Fixed amount of money of onion on each of the first 3 months and then spends half that amount of the onion for the next 2 months. तो आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट फिक्स करना है मुझे, तो वो मैं अज्यूम कर सकता था और मैं अज्यूम वो करूँगा जो इसका एलसीएम होगा। तो लेट्स से द 10, 20, 25, 25, 50 इसका एलसीएम पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है, 50। लेकिन मैं फर्स्ट 3 मंथ से आधा नेक्स्ट 2 मंथ के लिए कर रहा हूँ, तो फर्स्ट 3 मंथ के लिए मैं 100 मान लेता हूँ और बचे हुए के लिए मैं 50 मान लेता हूँ। तो इनने में से पूछा है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस फॉर ओनियन इन रुपीज पर केजी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले मंथ में इफ आई इन्वेस्ट 100 फॉर 10 आई विल गेट 10 kg। सेकेंड मंथ में आई एम इन्वेस्टिंग 100 विद द कॉस्ट ऑफ 20 आई एम गोइंग टू गेट 5 kg। और थर्ड मंथ में आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट अगेन 100 with the cost of 25, so I'll get what, 4 kg. And in the next 4th month I am going to spend half, so I am going to spend 50 on 25, so I am going to get 2 kg. And then the last month I am going to spend 50 at the rate of 50, I am going to get 1 kg.
तो ओवरऑल व्हाट टोटल हाउ मेनी केजीज आई एम बाइंग 10 + 5 15 15 + 4 19 19 + 2 is 21 21 + 1 is 22. So I'm going to buy 22 kgs of onion. I'm going to buy 22 kgs of onion. Total onion bought is 22 kg. Total amount spent 100 200 300 and 400. So total amount spent is what? 400. So the average cost, if you calculate it, is nothing but it is 200 by 11 and that is equal to 18.18. If you know the fraction table, this is a very easy value to recall. This is 18.18. The closest value for this is going to be 18. So in this way we have completed this question also, which was not very difficult. And now I am going to talk about a beautiful question, and coincidentally we have discussed this kind of question in our class also, like almost a month ago of CAT. If R is a constant such that this is the modulus equation equals to R and exactly have 3 distinct real roots. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस इक्वेशन में ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है. तो अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक है और इसका ये एक्सिस है तो इस मॉड्यूलस का ग्राफ ये ऐसा ड्रॉ हो जाएगा. दैट्स ऑल. ये नीचे से रब हो जाता है ग्राफ आपका और ये ड्रॉ हो जाएगा. अब वो बोल रहा है इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं. तो वो 3 रूट कब पॉसिबल होंगे? जब ये लाइन ग्राफ की इसको यहाँ से टच करके जाएगी. तो मुझे केवल ये वाली लाइन क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे क्या होगी. सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट सेम एज द वैल्यू वेयर द ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द मिनिमम वैल्यू. अगर ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होती तो इसी पॉइंट पे लाया करती, क्योंकि यहीं पे टच करेगा वो. तो ही किसी मॉड्यूलस क्वाड्रेटिक के 3 सोल्यूशन पॉसिबल हैं, क्योंकि कंडीशन क्या दी है? एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो बस केवल कुछ नहीं करना था आपको ये वैल्यू. तो अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कौन से x पे लाई करती है, तो आई नो द क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो x इज इक्वल टू -b/2a होता है. इट इज एट -b/2a. तो इस इक्वेशन का b क्या है? 4. -4 क्या हो गया? 4 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2. तो इसकी वैल्यू क्या डालनी मुझे? 2. पूरे क्वेश्चन में केवल इतना सा लॉजिक आपको बिल्ड करना था कि इस क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स कब पॉसिबल है. वो 3 रूट कौन सी x की वैल्यू के लिए पॉसिबल है. तो वो x की वैल्यू कौन सी होगी? जहाँ पे क्वाड्रेटिक कौन सी वैल्यू देती है? मिनिमम वैल्यू देती है. तो ही वो इन्वर्स होकर ऊपर जाएगा ग्राफ मॉड्यूलस लगने से, और 3 रूट पॉसिबल होंगे. पर उससे x की वैल्यू कितनी आई है मेरी अभी? 2. मुझे इसकी इक्वल्स टू की वैल्यू निकालनी कि वो कितनी होगी. तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा. तो 2 पुट करने से वैल्यू क्या आ रही है? 2 का स्क्वायर 4 -8 -13. सो द आउटपुट हैज़ बिकम व्हाट? -17. लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है इसलिए ये -17 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा C 14. देखिए आप, मैंने आपके पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करके दिखाए हैं. तो आपका ग्राफ पे कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है, तो ही आप कैट के पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी द 9th क्वेश्चन. Amal purchases some pens at 8 rupees each. To sell these, he hires an employee at a fixed wage and he sells 100 of these pens at rupees 12 each and the remaining pens at 11 each. Then he makes a profit of 300. कुछ अज्यूम कर लेता हूँ इसके अंदर. लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे हिसाब से, 2 बार कंडीशन दी हुई है. एंड इफ ही सेल्स द रिमेनिंग पेन at 9 each, he makes a loss of 300. This is what? Net loss of 300. This is what is given in the question. So let's say he buys x plus 100 pens. कितने पेन खरीद रहा है? x plus 100. और टोटल जो सैलरी वो एम्प्लॉय को दे रहा है वो कितनी दे रहा है? y दे रहा है. तो आपकी पहली बार में 100 पेन पे आप कितने रुपए कमा रहे हो? 8 में खरीद के 12 में सेल कर रहे हो. यू आर बाइंग इट एट 8 एंड सेलिंग इट एट 12. तो इस 100 पेन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 400. और ये बचे हुए जो x पेन है इसमें आप कितने रुपए कमा रहे हो? यू आर सेलिंग इट एट 11. तो आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3. तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 400 प्लस 3x. बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉई प्लस 300 इज योर प्रॉफिट. प्लस 300 इज योर प्रॉफिट. तो ओवरऑल दिस इज योर प्रॉफिट. बट इफ यू सेल 100 पेन एट 4, सेकेंड केस की बात कर रहा हूं, तो 100 पेन में तो आप 4 रुपए ही कमा रहे हो. लेकिन बचे हुए पेन में इफ यू सेल एट 9, आप 8 का लेके 9 में बेच रहे हो, तो स्टिल यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x ओनली. 1 रुपए का प्रॉफिट है इन सब x पेन पे. तो प्रॉफिट कितने का है? x का है. एंड दिस इज इक्वल टू y, सैलरी तो देना ही पड़ेगी, माइनस लॉस ऑफ व्हाट? अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 300. आपको जेब से 300 रुपए और देना पड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -300.
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको थोड़ा फोकस करें, वेज ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। जनरली बच्चा इस इक्वेशन को देख के क्या करता है, जल्दी से एलिमिनेट कर देता है वाई को, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसमें आप एक्स को एलिमिनेट करो, कि वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एक्स की वैल्यू निकाल के वाई की वैल्यू में जाओगे तो यू विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व, दैट्स ऑल। जब आप एक्स की वैल्यू निकाल के वाई की वैल्यू निकालोगे, 2 इक्वेशन सॉल्व करो 2 बार, तो आप वाई को एलिमिनेट ना करते हुए एक्स को एलिमिनेट कर दो। तो दिस इज 700 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 700 प्लस 3x। तो इसको मैं नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो द इक्वेशन विल बिकम 100 प्लस 3x इज इक्वल टू y। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हो गई मेरी 2100 प्लस 3x इज इक्वल टू 3y। ऊपर वाली नीचे वाली माइनस कर देता हूँ मैं, तो व्हाट यू विल गेट 2000 इज इक्वल टू माइनस 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्टीमेट द वेज ऑफ द एम्प्लॉय इज व्हाट 1000। अगर मुझे 1000 रुपीज़ पर डे उसकी सैलरी है, अगर मुझे कॉस्ट नंबर ऑफ आइटम्स निकालने होते तो शायद मैं इसके लिए डायरेक्ट सॉल्व कर देता, वाई को एलिमिनेट करता। तो ध्यान इतना सा रखना है, क्या निकालना है उसको एलिमिनेट मत करिए। तो वैल्यू जिस चीज़ की पूछी है उसको एलिमिनेट ना करें। नाउ वी आर मूविंग टू द 10th क्वेश्चन। Anil invests some money at the fixed rate of interest compounded annually if the interest accrued during the second and the third year is this respectively, then the interest accrued in INR for the 4th year would be। तो देखिए आप बहुत सिंपल लॉजिक से समझिएगा कि अगर सेकेंड ईयर में आपको 806 रुपये मिल रहे हैं तो उस पर कितना आ रहा है 25 पैसे। तो रेशो हमेशा सेम होता है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर का। इंटरेस्ट का रेशो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम होता है। तो 806 पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं 866.72 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो दिस इज सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर एंड दिस इज इक्वल टू रेशो फॉर थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर। रेशो ऑफ थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर, हाँ 3/4 नहीं होता ये, इट हैज टू बी इक्वल इन टू व्हाट रेशो ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो थर्ड ईयर का रेशो क्या आ रहा है आपका, थर्ड ईयर में तो आपको 866.72 मिल ही रहा था, और फोर्थ ईयर की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इफ यू कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू विल गेट इट फार ईजियर। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं तो मुझे दिखता है द इंक्रीज हैज टू बी ऑलमोस्ट मोर देन 66 के आसपास का इंक्रीज दिख रहा है मुझे। दिस हैज टू बी इंक्रीज बाय 66। तो अगर आप 66 इसमें ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 932 के आसपास। तो 932 के आसपास मेरा ऑप्शन जो है वो है 931.72। तो आई विल मार्क दिस एज एन आंसर। आप तो भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यू हैव कैलकुलेटर्स इन योर हैंड एंड यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड दिस वाज श्योरली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। प्लीज मेक अ नोट, रेशो अप्रोच से ही ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था।